Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. In today's lecture, we are going to start with the next part of the chapter number first, that is the effects of Cold War. So now we start with this. First impact of the Cold War is क्रिएटिंग ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ही वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होने लग गई, अलग अलग कंट्रीज में बाइफिकेशन होने लग गया. एक सुपर पावर रशिया यूएसए की साइड चली गई और दूसरी रशिया के साथ यानी यूएसएसआर के साथ चली गई. तो उनके अंदर एक चीज़ ज़्यादा क्रिएट होने लग गई, वो लोग ने अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लिए. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर क्रिएटेड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस and the respective superpower took up the responsibility of the security of countries joining the military organization led by them. उन्होंने क्या किया, जो हमारे ग्रुप में ज्वाइंट होगा उसकी सिक्योरिटी हमारे हाथों में रहेगी. जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि ग्रुप बनाते लोग कि अरे अपना ग्रुप होना चाहिए, अगर कभी कुछ मैटर हुआ या कभी कुछ कोई ऐसा झगड़ा हुआ तो हम उसके टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे. स्कूल के अंदर भी दोस्त बनाए जाते हैं, गर्ल्स में सहेलियाँ बनाई जाती है आपस में एक दूसरे के साथ में. अगर कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे. स्मॉल एज में हम फ्रेंड्स बनाते हैं, अगर किसी का होमवर्क नहीं हुआ रहेगा तो वो टीचर के लेक्चर के पहले हम एक एक दूसरे स्टूडेंट को देख के हम अपने आप को होमवर्क कंप्लीट करवा लेते थे. तो उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल में कंट्रीज के अंदर भी ग्रुप बनने लग गए, और जो कंट्री जिस बड़े ग्रुप को सपोर्ट करेगा वो कंट्री उसको हमेशा सपोर्ट करेगा अगर उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री में बना, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, नाटो. क्या नाम था, नाटो. नाटो का फुल फॉर्म क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. क्या फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. वॉज एन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका, while the Warsaw Pact was a military organization under the command of Soviet Union. देखो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक का नाम है नाटो, दूसरे का नाम क्या है, वॉर्सो पैक्ट. क्या नाम है दूसरे का, वॉर्सो पैक्ट. नाटो जो है वो किसने लीड किया, अमेरिका ने, और वॉर्सो पैक्ट को किसने लीड किया, सोवियत यूनियन ने. तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए आफ्टर द कोल्ड वॉर. तो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट इंपैक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट जो है कोल्ड वॉर का, वो क्या रहा, क्रिएटिंग ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन है बाइपोलराइजेशन इन द वर्ल्ड. बाइपोलराइजेशन, देखो यहाँ पे बाय बोला गया. बाइपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. दो अलग अलग हिस्सों में पूरा वर्ल्ड बट गया, जहाँ पे एक था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर. ठीक है ना, दो अलग अलग हिस्सों में बट गया, बाइपोलराइजेशन होने लग गया. अब यहाँ पे देखो बाइपोलराइजेशन के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन आइदर ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक्स. Such a division of this nation of the world in the two group is called as biopolarization. This scope of the Cold War increased due to this and the sphere of tension spread. लोगों के अंदर फिर से एक बार वो डर पैदा हो गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड को लगा अब दोनों पूरा वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा और फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जिसके कारण वर्ल्ड फिर से एक बार टेंशन और फिर से एक बार, जैसे एग्जांपल है, इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाएगा. क्योंकि वर्ल्ड उस टाइम एक बार कोई यूएसए को ज्वाइन कर रहा है, कोई यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहा था. तो ये सारी चीज़ें, ये सेकेंड इफेक्ट है कोल्ड वॉर का. थर्ड इफेक्ट, अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल है, लेट डू दिस और डू यू नो, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है. थर्ड पॉइंट जो है आपका, थर्ड इफेक्ट जो है कौन सा, आर्म्स रेस. आर्म्स रेस मतलब सब लोग अपने वेपन्स बनाने में लगे. वो बोलता है मैं ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, वो बोलता है, वो कंट्री बोलने लगी मैं सबसे ज़्यादा अच्छे हथियार और सबसे खतरनाक हथियार बनाऊंगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें होड़ लगने लगी एक दूसरे में, मतलब बोलते ना कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया कि सबसे ज़्यादा वेपन्स कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने चाहिए. तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो गया, थर्ड इफेक्ट हो गया. फर्स्ट वन कौन सा था आपका इफेक्ट, फर्स्ट वन वॉज एन, what was your first impact? First one was an impact which is known as the creation of the first one was the creating of the military organization, and second one was the bipolarization, and third one was the arms race. Third one was the arms race. The superpower started producing arms on the large scale
टू आउटमार्ट ईच अदर, एक दूसरे को नीचा यानी कम दिखाने के लिए वेपन्स के ऊपर वेपन बनाते गए. दे स्टार्टेड अ राइवलरी टू मेक मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स एंड टू एक्वायर द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द सेम. But soon both the superpower realized that arms race may danger international peace. दोनों सुपर पावर को ये समझ में आ गया कि भाई आर्म्स रेस जो है आगे जाके डेंजर हो सकता है इंटरनेशनल पीस के लिए. Hence efforts were towards arms control and disarmament has happened during this period. फिर इसमें लीग ऑफ नेशन बीच में आता है और वो आर्म्स कंट्रोल के लिए एक पॉलिसी बनाता है कि वेपन बनाओ लेकिन इतने ज़्यादा अपोजिट के लिए यूज़ नहीं होने चाहिए. ऐसी एक पॉलिसी बीच में फ्रेम कर दी गई है ना. तो क्यों? क्योंकि ये दोनों सुपर पावर को समझ में आ गया था भले हम वेपन बना रहे लेकिन एक दूसरे के लिए ये ज़्यादा करके हार्मफुल हो सकता है और ये वर्ल्ड के पीस के लिए यानी इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा हो सकता है. फोर्थ वन, क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग एरियाज में, अलग अलग नेशंस में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ग्रुप बनने लग गए. ठीक है ना. जैसे दो कंट्रीज के बीच में तो ग्रुप था ही, अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बन गए. वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने वो देखो. Developing nation creating the regional organization at the regional level in order to ensure the mutual cooperation in the context of superpower rivalry. अगर कभी ज़रूरत पड़ा जब ये दोनों सुपर पावर झगड़ेंगे आपस में तो उसमें कौन कंट्री किसको हेल्प करेगा, ये चीज़ों के लिए लोग ने आपस में आसपास की कंट्रीज़ को अपने दोस्त बनाना चालू कर दिया ताकि जब भी वॉर हो तो हमें आसपास से खतरा ना हो. दे फेल्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज मोर इंपॉर्टेंट. यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर एंड फॉर्म द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाइल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एक्सेट्रा इस्टेब्लिश द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दैट इज आसियान. दो कम्युनिटी बनाई गई, एक था ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और दूसरा एक साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थी, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आती है यहाँ पे जो नाम दिए गए इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया आसियान जो आज भी वर्कआउट करता है. इस कंट्रीज का मतलब फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. और इसमें कौन सी कंट्री आती है, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस. ठीक है, ये सारी कंट्रीज इसके अंदर आती है. उसके बाद फिफ्थ इम्पैक्ट जो है, फोर्थ हो गया आपका, ये अभी कौन सा इम्पैक्ट आएगा, फिफ्थ इम्पैक्ट. फर्स्ट वन कौन सा आपका, क्रिएटिंग ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन आपका कौन सा, बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. थर्ड वन आर्म्स रेस. फोर्थ वन क्रिएटिंग ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज एन नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, या तो यूएसए के साथ कंट्रीज क्या कर रही थी, या तो फिर यूएसएसआर के साथ. लेकिन अब एक नया कंसेप्ट आ गया, ना ही यूएसए ना ही यूएसएसआर, सबसे अलग, सेपरेट है ना, सेपरेट बनना है. तो उसके लिए उन्होंने क्या नाम रखा, नॉन अलाइनमेंट. हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम दोनों को सपोर्ट करेंगे. ऐसा आइडिया जो है ये इमर्ज कहाँ से हुआ, इंडिया से इमर्ज हुआ. इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने ये नॉन अलाइनमेंट का आइडिया वर्ल्ड को दिया, जहाँ पे जो कंट्री अगर यूएसए और यूएसएसआर को नहीं ज्वाइन करना चाहती थी वो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन करे, जिसके कारण वो वर्ल्ड वॉर के क्राइसिस में, सिचुएशन में किसी के साथ ना रहे और वो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना कर पाए. In this period of the Cold War, while the world was becoming the bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. Such nations decided to stay out in the Cold War rivalry, and their policy is known as non-alignment. Non-alignment was an important movement during the Cold War. अब ये movement आया कैसे, non-aligned movement. The Asian and the African countries which became the independent after the Second World War, has supported the idea of non-alignment. This movement started from 1961 under the leadership of Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and the President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno and Prime Minister of Ghana Dr. Kwame Nkrumah. ठीक है ना. इन सब ने मिलके ये एसोसिएशन को यानी नॉन अलाइन मूवमेंट को सपोर्ट किया. लीडरशिप पहले किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी. 1961 ये आइडिया इमर्ज हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट का, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए, फिर से एक वॉर में पड़ के हम अपने आप को डिपेंडेंट करना नहीं चाहते. इसके लिए हम ना ही यूएसएसआर का साथ देंगे ना ही यूएसएसआर का साथ देंगे. तो यहाँ पे कुछ नाम आपको याद रखने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू,
प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लोवाकिया मार्शल टीटो, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमल अब्दुल नसीर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकर्नो एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाना डॉक्टर वामे खुमरा। ठीक है ना, ये आपको नेम कुछ याद रखने रहेंगे। तो यहाँ तक था इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। ये क्या थे? इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। अब इवैल्यूएशन ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसका इवैल्यूएशन करते हैं कि कितना सक्सेसफुल रहा और इसका मेन रीजन क्या था नॉन अलाइंग मूवमेंट का, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। द नॉन अलाइंग मूवमेंट हैज़ अपोज द कोलोनियलिज्म, यानी किसी की कॉलोनी बनाओ, ये भी गलत है, इसको भी अपोज किया। इंपीरियलिज्म, राजा ही राज नहीं होना चाहिए, पब्लिक राज होना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। एंड नेक्स्ट वन रेसिज्म, है ना, काले गोरे का भेद भी नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया? अपोज। एक तो कौन सा था? कोलोनियलिज्म को अपोज किया। दूसरा किस चीज़ को अपोज किया ये लोग ने? इंपीरियलिज्म, यानी राजा ही राज नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन रेसिज्म। इन तीनों चीज़ों को अपोज किया किसने? नॉन अलाइंड कंट्रीज जो थी उसके लिए। तभी आपको मालूम रहेगा क्यों, क्योंकि रेसिज्म को इसके लिए नहीं सपोर्ट किया क्योंकि रेसिज्म जो है वो फिलोसॉफी ब्लैक एंड वाइट को डिवीजन करती है और यहाँ पे अफ्रीका कंट्री हमारे सपोर्ट में थी, इसके लिए हम यहाँ पे इसको भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं कि रेसिज्म जैसी थियरी नहीं होनी चाहिए, हम इसको अपोज करते हैं। क्या करते हैं? इसको अपोज। इंपीरियलिज्म इसके लिए अपोज करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कंट्री ने रूल किया था। कॉलोनियलिज्म भी इसके लिए अपोज करते हैं क्योंकि इंग्लैंड ने ये दोनों रूल हम पे किए। इंग्लैंड ने कॉलोनी बनाकर हम पे इंपीरियलिज्म का रूल किया था, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं? अपोज। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इसलिए हमने इस सारी पॉलिसी को क्या किया था? सपोर्ट किया था। It has encouraged the resolution of international disputes by peaceful means. India led this movement under the leadership and guidance of Pandit Jawaharlal Nehru. India continued to actively support the movement afterward as well. Even after the end of Cold War, the importance of the movement was not reduced. आज भी इंडिया कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ यूएसए का साथ देता है या सिर्फ यूएसएसआर का साथ देता है। इंडिया इज सपोर्टिंग बोथ द सुपर पावर एंड इंडिया हैज़ हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ द सुपर पावर। जैसे आपने न्यूज़ में देखा रहेगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अभी रिसेंट में जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलते हैं और वो रशिया में जाके, रशिया के जो प्रेसिडेंट है तो उनसे भी जाके वो क्या करते हैं? मीटिंग किया करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे रिलेशंस जो है वो दोनों सुपर पावर के साथ में हैं। ऐसा नहीं कि हम एक साइड में, वन साइड टिल्टेड है, नहीं। तो आज भी इंडिया जो है वो नॉन अलाइंग मूवमेंट को सपोर्ट करता है एंड वी आर respecting the policy which was given by the Pandit Jawaharlal Nehru at that time. The non-aligned movement is based on the internal principle of humanism, global peace and equality. It has inspired the less developed countries to come together. It encouraged the resolution of international disputes by peaceful means. इनका कहना एक ही था कि झगड़े से कुछ नहीं मिलने वाला, सारी चीज़ों को जो है हमें वो समझौते से ही उसको सही करना पड़ेगा, यानी हमें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ ही उसको एंड करना पड़ेगा। While taking a firm stand on disarmament, fostering the human rights, the non-aligned movement put forth the problems of poor, underdeveloped countries firmly. This movement made a demand for new international economical order. यहाँ पे एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया, जैसे डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज करके। Summarizing briefly, the significance of non-aligned movement has not reduced even after the Cold War is over. It inspired the less developed countries to come together. It brought several new streams of economic and social changes into the international politics. It gave these countries the confidence to assert themselves with the self-respect in the international politics. यहाँ पे लोअर कंट्री यानी जो पुअर कंट्रीज है उसको भी कैसे डेवलप किया जाए, ऐसी थॉट्स इमर्ज हो गई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर एंड ड्यू टू द थॉट्स ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट। और यहाँ पे उन कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिला जो अंडर डेवलप थी या डेवलपिंग कंट्रीज़ में से थी। अब कोल्ड वॉर ख़त्म कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें कोल्ड वॉर में एंड होने के टाइम पे होती है, वो चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है कोल्ड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। उसके बाद कैसे कैसे वर्ल्ड के अंदर आज क्या क्या चेंजेस देखने मिलता है, वो लास्ट पार्ट रहेगा हमारा। एंड ऑफ कोल्ड वॉर। The Cold War has dominated international politics since 1945 came to an end. देखो कोल्ड वॉर का जो डोमिनेशन था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे वो सिंस 1945, वो कब खत्म हो गया? 1991 में। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैपन टूवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी।
देयर वॉज मैनी रीजन फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर वॉज गिवन बिलो। क्या रीजन थे कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, है ना। कुछ तो ऐसे वीक पॉइंट्स होंगे ना जिसके कारण वो कोल्ड वॉर खत्म हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो थी, सुपर पावर जो थी, वो तो आपस में झगड़ना, क्या रीजन की वजह से उन्होंने आपस में झगड़ना छोड़ दिया, कुछ तो रीजन रहा रहेगा। तो वो रीजंस क्या है, देयर वर टोटल 4 रीजंस ड्यू टू विच द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। फर्स्ट रीजन, द सोवियत यूनियन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमी। पहले वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसने अब क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उसने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, जिसके कारण क्या होने लगे, बाहर का इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज के अंदर आने लग गया और उन लोग ने वर्ल्ड के व्यू पॉइंट से सोचना स्टार्ट किया, ना कि प्राइवेट और द पर्सनल व्यू पॉइंट से। सेकेंड, द स्टेट लूजन अप इट्स कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी। प्राइवेट लोग ने ज़्यादा ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया और स्टेट का यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होने लग गया। इसके लिए ये फर्स्ट रीज़न था कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया। सेकेंड, द देन प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन माइकल गॉर्बाचोव implemented the policy of पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर, हमारी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ऐसे कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो उस थियरी का नाम रशियन भाषा में क्या कहते हैं, पेरेस्ट्रोइका। और दूसरी जो पॉलिसी है वो कौन सी है, ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, ओपननेस, है ना। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें बाहर के थॉट्स, आइडियाज़, डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, उन सबको यहाँ पे कंट्री के अंदर वेलकम करना चाहिए और हमारे लोगों को बाहर जाके वर्क करने की इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। तो दो चीज़ें वहाँ के उस समय के प्रेसिडेंट यानी 1991 के प्रेसिडेंट जो थे माइकल गॉर्बाचोव, ठीक है ना, उन्होंने ये दो पॉलिसी अडॉप्ट की रशिया के अंदर, जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका यानी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। Due to these policies, the control over the media reduced and important changes took place in the political and economical spheres. This spheres was restructured and this gave impetus to the democracy. और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी स्थापित होने लग गई, यानी इंडिपेंडेंस। मीडिया पे पहले कंट्रोल था, सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़ें बताएंगे, बाहर की कोई चीज़ नहीं बताते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बता पाते थे पहले, लेकिन अब वो सारी चीज़ें रही नहीं। जो सही है वो सही बता रहे थे, जो गलत है, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत स्टेप ले रही है तो वो भी चीज़ें न्यूज़ में आने लग गई थी। कहाँ पे, रशिया के अंदर। तो ये सेकेंड रीजन है जिसके वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो गया। थर्ड रीजन क्या है, as the East European countries under the influence of Soviet Union adopted the capitalist and the democratic plans, the regime there changed. ईस्ट यूरोपियन में पहले इम्पीरियलिज्म जैसा करके कुछ था कि राजा ही राज था, ऐसा कुछ, अब क्या हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो लोग ने उस चीज़ों को, इकोनॉमी को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया था और डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे स्टार्ट होने लग गए थे, है ना। राजा ही राज नहीं, डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऐसी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया वहाँ पे। बाकी इंग्लैंड में तो आज भी मतलब जैसे एग्जांपल है, राजा रानी का रूल ही होता है, क्वीन और किंग जैसे किंगडम सिस्टम है। लेकिन फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे सब चीज़ें क्या हो चुकी है, डेमोक्रेटिक हो चुकी है। Fourth reason, the Soviet Union disintegrated. This was one of the most important reason. पहले जो USSR था वो अब सिर्फ रशिया रह गया है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी वो सारी क्या हो गई, डिसइंटीग्रेटेड, यानी इतना बड़ा जो वास्ट यूएसए था वो यूरोपियन साइड से क्या होने लग गया, कोलैप्स्ड होने लग गया, ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में से डिवाइड हो गया। और आज जो वर्ल्ड के अंदर दिखता है वो सिर्फ इतना बड़ा यूएसए दिखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। द फोर्थ रीजन वाज अ मेजर रीजन, आपको एग्जाम में लिखना ही होगा। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड सेवरल न्यू नेशंस वर क्रिएटेड आउट ऑफ इट। रशिया वाज द बिगेस्ट कंट्री इन द सोवियत यूनियन। आज जो सोवियत यूनियन में से कटने के बाद जो सबसे बड़ी कंट्री उमड़ के आई है, उस कंट्री का नाम क्या है, रशिया। सो दिस वॉज द मेजर रीजन विच वॉज कॉज फॉर द एंडिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। अब ये आपको वाई सो ये वाला चीज़ें आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद ये सजेस्टेड वर्ड लिखा है, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद नीचे लिखा राइट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर, ये भी आपको लिखना नहीं है। अब एक टॉपिक आपका बचा है जो है पोस्ट कोल्ड वॉर, मतलब वॉर के बाद जो वर्ल्ड था वो कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, क्या क्या चेंजेस हुआ, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।